सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और हमारा ये चैप्टर चल रहा था इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम ऑलरेडी कई सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है वो किसी भी इकोनॉमी के बारे में हमको बताता है उस इकोनॉमी की एक्चुअल कंडीशन क्या है, उस इकोनॉमी में हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, उस इकोनॉमी में एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है, उस इकोनॉमी में लोगों की हेल्थ कैसी है, उस इकोनॉमी में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो किस तरीके की हैं। तो यही चीज़ डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आती है। और आज हम इस वीडियो में अपनी इंडियन इकोनॉमी की डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करेंगे जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे थी। तो जैसे फर्स्ट है यहाँ पर बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट था हमारी कंट्री में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो बहुत ज़्यादा हाई था। जैसे कि हम देख सकते हैं बोथ वर वेरी हाई, नियरली 48 एंड 40 पर 1000, यानी कि जो बर्थ रेट भी था वो भी काफ़ी हाई था और साथ ही साथ जो डेथ रेट था वो भी काफ़ी हाई था। यानी कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जितने नए लोग जन्म ले रहे हैं, जितने नए बच्चे हमारे उसमें पैदा हो रहे हैं, लगभग उतने ही लोग क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ भी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 48 एंड 40 पर 1000 था, जो कि काफ़ी हाई था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड अगर बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लिव्स बर्थ। ठीक है, जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से पहले, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनकी जो डेथ हो जाए 1 साल से पहले, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। तो पर 1000 में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था ये भी काफ़ी हाई था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे कि हम देख सकते हैं इट वाज वेरी हाई, नियरली 218 पर 1000, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी थे उसमें 1000 में से 218 जो बेबीज़ थे, छोटे बेबीज़, उनकी डेथ हो जाया करती थी। और ये कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस हेल्थ केयर सिस्टम को बताता है कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी वो कैसी थी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारी इकोनॉमी में थी वो काफ़ी खराब थी, अच्छी नहीं थी। तो इस चीज़ को ये शो करता है, ये हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, यानी कि एक एवरेज लाइफ जो है किसी इकोनॉमी में लोगों की वो कितनी है, किसी कंट्री में लोग जो है वो एक एवरेज कितने ईयर तक जी सकते हैं, कितने ईयर तक की उनकी जो लाइफ है, एवरेज लाइफ है, वो कितनी है। तो अगर इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें तो ये काफ़ी लो था। कितना था? लो एज 32 ईयर्स, यानी कि कहीं ना कहीं जो एवरेज लाइफ थी हमारी कंट्री में, इंडियन इकोनॉमी में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कितनी थी? 32 ईयर्स थी, जो काफ़ी कम थी। यानी कि जो लोग एक एवरेज लाइफ जीते थे 32 ईयर्स तक जीते थे। वो सिर्फ एक एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं था कि सभी लोग 32 ईयर्स तक जीते थे, एक एवरेज की हम बात करें। अगर इसको प्रेजेंटली हम कंपेयर करें, करंट में जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है? 69 टू 70 ईयर्स है। अब आज के टाइम पे अगर हम कंपेयर करें तो ये डबल से भी ज़्यादा है ऑलमोस्ट। तो ये क्या उस टाइम पर क्या शो करता था? रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी इन द कंट्री। तो यानी कि कहीं ना कहीं उस टाइम पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, हमारे यहाँ पर जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी उसकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थी। और यही जो हेल्थ केयर फैसिलिटी की हम बात कर रहे हैं, यही यहाँ पर भी रीज़न है और यही फर्स्ट पॉइंट में भी इसका रीज़न है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रॉपर ना होने की वजह से ही हाई बर्थ रेट और डेथ रेट हमारे यहाँ पर था। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था ये भी काफ़ी हाई था। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो कि क्या थी, बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या बताता है? रेफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि एक ऐसा रेट जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि कितने लोग जो है वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो बेसिकली लिटरेसी रेट होता है। यानी कि लोग अगर सिर्फ लिखना और पढ़ना जानते हैं, इट मीन्स वो लिटरेट हैं। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या था? बहुत कम था। कितना था? ऑलमोस्ट 60% के आसपास था। 60% का मतलब यह है कि टोटल पॉपुलेशन के 16% लोग ही क्या कर सकते थे? पढ़ और लिख सकते थे, जो कि बहुत कम था। और ये कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पर उसको शो करता है। तो इट मीन्स हेल्थ के साथ साथ जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ थी वो भी बिल्कुल सही नहीं थी कंट्री में। ऊपर से फीमेल लिटरेसी रेट वाज स्टिल वर्स, नियरली 7%। ऊपर से उसमें फीमेल जो लिटरेसी रेट था, ये तो ओवरऑल परसेंटेज की हमने बात करी 16%, लेकिन अगर हम फीमेल का लिटरेसी रेट देखें तो इट वाज नियरली 7% था, जो कि बहुत ज़्यादा कम था। और जो क्या शो करता था? इंडिकेट द जेंडर बायस इन द इकोनॉमी और द सोसाइटी। कहीं ना कहीं जो ये जेंडर इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं उसको शो करता था। और उस टाइम पर वैसे भी हमको मालूम है कि
जो फीमेल एजुकेशन है वो उतना ज़्यादा सही नहीं था। लोग जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, और मोस्टली जो ये था, ये मेंटेलिटी सोसाइटी में थी कि जो गर्ल्स हैं वो केवल घर के काम काज के लिए और जो घर में जो भी काम होते हैं उसके लिए ही हैं, उनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते थे और ना ही गर्ल्स को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजते थे। इसीलिए ये जो फीमेल लिटरेसी रेट था ये बहुत ज़्यादा क्या था, कम था। तो ये क्या है, ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हमारी कंट्री का कि किस तरीके की कंडीशन थी। तो इसके बेसिस में हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी थी वो बिल्कुल सही नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुए होंगे। तो आप चाहे तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बताता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में और कितने लोग टर्सरी सेक्टर में इंगेज हैं। दिस इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये कुछ डेटा हमारे पास है, थोड़ा बहुत डेटा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा वैसे आता नहीं है एग्जाम में लिखने के लिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत डेटा याद रखना पड़ेगा। तो इसके बेसिस में हम ये देख सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, मीन्स कितने लोग प्राइमरी में, कितने सेकेंडरी में और कितने टर्सरी में लगे हुए थे। तो लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते हैं ये डेटा 1951 का है। कितने लोग? 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वर इंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो 50% वर्किंग पॉपुलेशन जो थी वो टोटली एग्रीकल्चर में इंगेज थी। एग्रीकल्चरल लेबर्स की अगर बात करें तो 19.7% लोग जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबर्स के तरीके से काम कर रहे थे। फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांटेशन में कितना, लगभग 2.4% लोग इंगेज थे। और जो माइनिंग था, माइनिंग में 0.6% लोग जो थे इंगेज थे। तो इसके बेसिस में, इस डेटा के बेसिस में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो एग्रीकल्चर है वो क्या, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि जो प्रिंसिपल सोर्स था ऑक्यूपेशन का हमारी कंट्री में वो क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर था। इसको हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एग्रीकल्चर शेयर की बात करें एट द सेम टाइम अदर कंट्रीज में, तो देख सकते हैं एग्रीकल्चर शेयर इन इंग्लैंड एंड यूएसए वो कितना था, सिर्फ ओनली 2% था। कहाँ हमारा 72%, कहाँ ये सिर्फ 2% एग्रीकल्चर शेयर इंग्लैंड और यूएसए में था। जर्मनी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास था। जापान की अगर बात करें तो 12% जो थे वो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। यानी कि अगर डेवलप्ड नेशंस की हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, ये क्या है, प्रिंसिपल सोर्स रहा है ऑक्यूपेशन का। सेकंड अगर बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में ऑलमोस्ट 10.1% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंगेज थी। ठीक है, उसमें जो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उसमें 9% पॉपुलेशन, और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था उसमें लगभग 1.1% लोग लगे हुए थे। जो कि क्या बताता है, हमको बताता है कि इंडस्ट्री जो है वो एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स है ऑक्यूपेशन का, यानी कि बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के बहुत ज़्यादा कंडीशन सही नहीं थी, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेम टाइम पर बात करें यूएसए में कितना था, लगभग 32% जो था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंग्लैंड में 42% और जापान में 39%। अब ये देख लो, यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो परसेंटेज शेयर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ये जो इकोनॉमी है ये आज डेवलप्ड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है किसी भी कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं था। बात करें टर्सरी सेक्टर की, सर्विस सेक्टर की, तो सर्विस सेक्टर में ऑलमोस्ट 72% जो लोग थे वो इंगेज थे, जिसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स में 5.2%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में 1.6%, और जो अदर काइंड ऑफ सर्विसेज होती हैं उसमें लगभग 10.6% लोग जो थे इंगेज थे। तो इन पूरे डेटा के बेसिस में हम ये देख सकते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है एम्प्लॉयमेंट का, या जो प्रिंसिपल सोर्स रहा है हमारे यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें प्राइमरी सेक्टर नंबर 1 पे है, देन
टर्सरी सेक्टर और देन फाइनली क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है। तो आपको इसमें कुछ नहीं, ये थोड़ा बहुत डेटा जो है वो याद रखना पड़ेगा। बाई चांस अगर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें फिर लिखने के लिए थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इस डेटा के बेसिस में ही आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा है, कुछ कीवर्ड्स अगर आप याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सप्लेन करने में। तो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन क्या थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए थे या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू किए गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रेफर्स टू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए जो सपोर्ट सिस्टम हमारे पास होता है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा लाइक एजुकेशन आ गया, हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ आ गई। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया, कम्युनिकेशंस आ गए, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि इकोनॉमी को क्या करता है, आगे लेकर के जाता है, ग्रोथ के पाथ पे या डेवलपमेंट के पाथ पर लेकर जाता है। तो अगर बात करें कि इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनकी क्या कंडीशन थी, या गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या यहाँ पर किया, तो क्या क्या चीज़ें कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेलवे वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1850। सबसे पहले गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1850 में रेलवे इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पर रेलवे इंट्रोड्यूस कराने का उनका पर्पज़, उनका मोटिव ये नहीं था कि इंडियन को या इंडियन पीपल को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ अपना जो भी ट्रेड करते थे, अपने जो प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में भेजना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे, उसके लिए सिर्फ रेलवे इंट्रोड्यूस करवाया था। अदरवाइज इंडिया के बेनिफिट के लिए या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ उनका वो नहीं था, मोटिव नहीं था। तो रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया 1850 में। सेकेंड, ports were developed to handle the export of raw material to Britain and import of finished goods from the Britain। पोर्ट्स डेवलप किए गए किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या कर सके, ईजिली हैंडल कर सके। जो भी उनको यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना है ब्रिटेन में, और जो भी ब्रिटेन से गुड्स को इंपोर्ट कराना है इंडिया में, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मैनेज करने के लिए पोर्ट्स डेवलप किए गए थे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर पोर्ट डेवलप करने के पीछे भी और कोई उनका रीज़न नहीं था। नेक्स्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ और डेवलप टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। जो पोस्ट एंड जो टेलीग्राफ फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप की गई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी किस चीज़ के लिए था, अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए। ठीक है, ताकि ईजिली क्या कर सकें, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकें, अपने जो भी मैसेजेस हैं या जो बाकी काम काज हैं उनको ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र किया जा सके और एफिशिएंटली तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया जा सके। उसके लिए जो पोस्ट और टेलीग्राफ था वो डेवलप किया गया। नेक्स्ट बात करें तो रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। जो रोड्स हैं वो उन रोड्स को भी डेवलप किया गया, लेकिन वो रोड्स भी डेवलप की गई ताकि ईजिली जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम रूरल टू अर्बन या टू पोर्ट्स, ताकि ईजिली ये क्या हो सके, उनका जो रॉ मटेरियल आ रहा है डिफरेंट प्लेसेस से वो ईजिली क्या आ सके, जहाँ पर भी पोर्ट्स में उनको पहुँचाना है वहाँ पर ईजिली उसको पहुँचाया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम आए, उसके लिए रोड क्या की गई थी, डेवलप्ड की गई थी। तो ये कुछ काम जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू किए गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें। तो इसके बेसिस में हम ये देख सकते हैं कि जो कुछ चेंजेस हुए हैं ब्रिटिश राज में उसको हम डिनाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जरूर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मोटिव था वो मोटिव सिर्फ क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी नॉट द इंडियन इकोनॉमी। जो ये सारे काम उन्होंने किए, जो भी सही चीज़ें हुई हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो रेलवे इंट्रोड्यूस करवाना हो, चाहे वो पोस्ट डेवलप करवाना हो, चाहे वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप करवाना हो, चाहे रोड डेवलप करवानी हो, ये सब कुछ काम किए हैं उन्होंने, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो मोटिव था उसके पीछे वो मोटिव सिर्फ क्या था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी नॉट द इंडियन इकोनॉमी। क्लियर होगी बात? तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ
इंडिपेंडेंस। तो क्या क्या चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली, ओवरऑल फीचर डिस्कस कर लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन देख ली, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन देख ली, जो फॉरेन ट्रेड था हमारा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था या इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ले टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।